ठीक है। न्यायपालिका की कोई आगे हम आज क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। केंद्र सरकार जो कल हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका। क्या पढ़ा था? न्यायपालिका या आपका सुप्रीम कोर्ट के कार्य पढ़ रहे थे हम। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कार्य पढ़ रहे थे। सबसे पहला कार्य कौन सा आर्टिकल में था? आर्टिकल, बोलिए आर्टिकल, क्या बताया था? आर्टिकल 129 129 का क्या मतलब? आर्टिकल 129 का मतलब बताइए जल्दी से। आर्टिकल 129 का क्या मतलब था? बोलिए। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख अभिलेख न्यायालय, न्यायालय। अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय से क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी डिसीजन सुनाए जाते हैं वो अधीनस्थ अदालतों द्वारा या अधीनस्थ जो भी उसकी अदालतें हैं या निचली जो भी अदालतें हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे की, उनके लिए वो क्या का काम करते हैं? अभिलेख या रिकॉर्ड का काम करते हैं। निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही आधार मानकर या रिकॉर्ड मानकर या अभिलेख मानकर क्या करती है? अपने फैसले सुनाती है। क्लियर है? निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको ही क्या माने? बाद में आधार मानती है, रिकॉर्ड मानती है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो निचली अदालत के लिए काय का काम करेंगे? कानून का काम करेंगे, लॉ का काम करेंगे, रिकॉर्ड का काम करेंगे या अभिलेख का काम करेंगे। क्लियर है? अभी बात समझ में कि नहीं आई? आर्टिकल 129 बोलिए। सर आगे और आर्टिकल 130 इसको क्या बोला था? प्रारंभिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार, है ना। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई विवाद होता है, कैसा कैसा विवाद हो सकता है? केंद्र और राज्य के मध्य हो सकता है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य हो सकता है, राज्य राज्य के मध्य हो सकता है कोई भी विवाद। राज्य या राज्यों के मध्य क्या हो सकता है? कोई विवाद यदि होता है ना। तीन चार स्थितियां बनेगी। केंद्र राज्य के मध्य हो सकता है, केंद्र राज्यों के मध्य हो सकता है, राज्य राज्य के मध्य हो सकता है और राज्यों के मध्य हो सकता है। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जब विवाद होगा तो ऐसे विवाद हमेशा कहाँ सुलझाए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। इसे बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संविधान का आर्टिकल 130 जो है इसमें इसका क्या है? वर्णन है। ठीक है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मध्य विवाद हो, केंद्र या राज्यों के मध्य विवाद हो, राज्य राज्य के मध्य विवाद हो या दो से अधिक राज्यों के मध्य क्या हो? विवाद हो, तो ऐसी स्थिति में जो है वाद कहाँ जाते हैं? तो ऐसी स्थिति में वाद जो है कहाँ सुलझाए जाते हैं? आपके सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुलझाए जाते हैं। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो। 131 क्या नाम दिया था? 131 को जल्दी से बोलो। 131 को क्या नाम दिया था? 131 जल्दी बोलो। कल पढ़ा चुका हूँ मैं। क्या नाम दिया था इसको? संविधान का आर्टिकल 131 क्या नाम दिया था इसको? बोलो जल्दी से। अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार क्या होता है इसमें? अपीली क्षेत्राधिकार में अपीली क्षेत्राधिकार में क्या होता है? सर जो लोअर कोर्ट्स के जजमेंट है उसको अपन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इतनी देर क्यों लग रही बताने में? जो निचली अदालतों के जो फैसले हैं अर्थात हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में क्या दी जा सकती है? चुनौती दी जा सकती है। अर्थात उनको उन फैसलों के विरुद्ध अपील, हाई कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। संविधान का आर्टिकल 131 कहलाता है अपीली क्षेत्राधिकार। जैसे मान लो कोई जिला कोर्ट ने फैसला दिया, ठीक है,
जिला कोर्ट या इसको क्या बोलते हैं, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ने यदि फैसला सुनाया तो इसकी अपील कहाँ होगी, बोलो। सेशन कोर्ट या जिला कोर्ट ने यदि कोई फैसला सुनाया है, इसकी अपील कहाँ होगी? सर हाई कोर्ट में। है? बोलो। सर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में। मिक्की के अलावा है, श्रद्धा के अलावा कोई नहीं है क्या क्लास में? हाई कोर्ट में अपील होगी, और हाई कोर्ट के फैसलों को आप कहाँ सुनवाई होगी, उसकी अपील कहाँ कर सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को कहाँ चुनौती दे सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अगली बात समझ में? तो ये था आपका अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक है, अगला देखो। पहला था आपका अभिलेख न्यायालय, दूसरा था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तीसरा था अपीली क्षेत्राधिकार। अगला क्या था, 137। बोलो, क्या बोला था उसका नाम? अभी नहीं लिखा। 137 को क्या नाम लिखा था बताओ? निर्णय परिवर्तन। निर्णय परिवर्तन। क्या है? निर्णय। यहाँ से अपने को बात करना है ना? यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी, अब यहाँ से अपनी नई बात चालू होगी। आगे निर्णय परिवर्तन क्या है, कोई बता सकता है निर्णय परिवर्तन क्या है? क्या होता है निर्णय परिवर्तन? भाई सुप्रीम कोर्ट के कार्य में निर्णय परिवर्तन क्या है, बताओ जल्दी। सुप्रीम कोर्ट कल भी मैंने बोला था, पढ़ गया सर ना? कोई नया साक्ष्य अगर उपस्थित हो जाए तो और पुनः वाद अगर दाखिल किया जाए तो फिर निर्णय को परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जैसे गोलकनाथ और केशवानंद भारती में हुआ था, वो एग्जाम्पल है दोनों उसके। कुछ सही। देखो सुप्रीम कोर्ट अपना ऐसे तो निर्णय कभी भी नहीं बदले। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन एक बार दे दिया वो निर्णय बदलाता नहीं है। लेकिन यदि उस निर्णय के विरुद्ध यदि कोई एक और वाद आ जाता है, ठीक है, जैसा अभी दिव्या ने बताया ना, निर्णय सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई निर्णय के विरुद्ध क्या आ जाए, कोई नया वाद आ जाए, सर तो दीक्षा। नया केस। हाँ, तो दीक्षा ने जो बताया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध यदि कोई नया वाद यदि आ जाता है उस निर्णय के विरुद्ध, तो निर्णय में परिवर्तन हो सकता है। कैसे? जैसे गोलकनाथ वाद का एग्जांपल बताया दीक्षा ने। गोलकनाथ वाद 1967 क्या बोला गया इसमें? संसद फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये बोला था। मूल अधिकारों में परिवर्तन, मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या बोला? गोलकनाथवाद में क्या बोला कि संसद जो है फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे व्यक्तियों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वो कम होते हैं। ठीक है, परिवर्तन होता है उसमें, कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं, अर्थात परिवर्तन नहीं होना चाहिए कोई भी। अर्थात जो फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर आपके 35 तक दिए वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते। इस बार में कहा गया, ये गोलकनाथवाद में 1967 में कहा गया। अब सीधी बात है, यदि नया अधिकार देना है नागरिकों को, तो गोलकनाथवाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप नया अधिकार आप दे नहीं सकते, कोई कमी नहीं कर सकते अधिकार में, या अधिकार बढ़ा नहीं सकते आप, क्योंकि इसमें बोल दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर ही नहीं सकती है, जो दिया है बस वही है। गोलकनाथवाद में आ गई बात समझ में। 1967 में क्या कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या मूल अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन नागरिकों के नहीं कर सकती। तो फिर ये जो वाद आया, तो ये एक प्रकार से क्या बन गया, कानून बन गया। अब क्या हुआ, दिक्कत आई सरकार को, क्योंकि नागरिकों को नए नए अधिकार क्या करना है, दिए जाना है, कुछ अधिकारों में कमी भी करना पड़ती है समय समय पर। और इस बात के वजह से क्या हुआ, संसद नहीं कर पा रही थी ये सब चीज। तो इस वाद के अगेंस्ट निर्णय परिवर्तन कैसे होगा,
इस वाद के अगेंस्ट एक वाद आया, जिस वाद का नाम है 1973 में गोलकनाथ वाद। सर केशवानंद भारती। गोलकनाथ तो ऊपर लिख दिया अपन, केशवानंद नाथ। इस गोलकनाथ के विरुद्ध कौन सा वाद आया? केशवानंद भारती वाद आया, जिसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। क्या बोला? संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है बशर्ते पर एक शर्त भी लगाई इसमें। क्या शर्त थी वो? संविधान का मूल ढांचा जो है प्रभावित ना हो। नहीं होना चाहिए। संविधान का मूल ढांचा प्रभावित ना हो, बोल दिया केशवानंद भारती बाद में, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, पर ऐसा भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि उससे मौलिक ढांचा ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। संविधान की जो मूल भावना है वही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। जिन नागरिकों को अधिकार देने के लिए या कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान का निर्माण करा गया है, वो भावना ही क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इस तरीके का मौलिक ढांचा में परिवर्तन आप संविधान में नहीं कर सकते। किसने बोला ये? केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है। अभी जो फंडामेंटल वो जो है आपका ढांचा है, मौलिक ढांचा है, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका में जब भी प्रकरण आएंगे तो न्यायाधीश ये जांचेगा कि मौलिक ढांचा तो संविधान का प्रभावित नहीं हो रहा है। तो मौलिक ढांचे को जांचने की शक्ति किसको दी गई? न्यायपालिका को दी गई। अर्थात संसद तो कानून बना सकती है, लेकिन कानून को जांचने की शक्ति किसको दी गई? वो दी गई न्यायपालिका को। न्यायपालिका देखेगी कि मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने से संविधान का मौलिक ढांचा तो प्रभावित नहीं हो रहा है ना। ऐसी तो कोई चीज संसद के द्वारा पारित तो नहीं कर दी गई जिससे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या सीमित हो रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं है, संविधान का मौलिक ढांचा में कई चीज आ जाती है ना। संघ की कार्यपालिक शक्तियां भी आ जाती है, राज्य की कार्यपालिक शक्तियां भी आ जाती है, राष्ट्रपति की शक्तियां भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं कर सकते आपके राष्ट्रपति का पद ही हटा दो संविधान में से, तो वो एक प्रकार से क्या कहलाएगा, मूल ढांचा हो जाएगा। मूल ढांचा को खत्म करना होगा। आपने प्रधानमंत्री का संपद ही समाप्त कर दिया ऑर्डिनेंस बना के, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है बशर्ते संविधान का मौलिक ढांचा उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा किस बात में कहा गया? केशवानंद भारती वाद में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो ये देखो निर्णय परिवर्तित हो गया। ये गोलकनाथ का जो वाद था उसमें नहीं कर सकती थी, यहाँ पे कर सकती है। पर यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदलना पड़ता तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी जैसे संसद में मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, इसको बदलना है तो बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया वाद लाना पड़ेगा, नया साक्ष्य लाना पड़ेगा। तो केशवानंद भारती वाद है। तो निर्णय जब भी बदला जा सकता है जब उस निर्णय के विरुद्ध दूसरा क्या आ जाए, कोई वाद या प्रकरण दाखिल हो, तो उसके परिप्रेक्ष्य में फिर क्या हो सकता है? निर्णय परिवर्तित किया जा सकता है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय परिवर्तित नहीं होते। ठीक है, या तो आप क्या कर दो, संसद से नया अधिनियम बना के उस निर्णय को बदल दो। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो क्या काम करेंगे? कानून का काम करेंगे। आप उस निर्णय के विरुद्ध क्या नहीं लेके आओगे? नया वाद नहीं ला सकते हो, तो संसद से क्या करवा लो? एक ऑर्डिनेंस पास करवा लो, उस निर्णय को क्या करवा लो? खत्म करवा दो। ये भी कर सकते हो। तो संसद के पास ज्यादा पावर है। संसद क्या कर सकती है? संसद पहले तो कानून बनाएगी, तो कानून को यदि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, इलीगल कर दिया या गलत घोषित कर दिया या खत्म घोषित कर दिया, तो फिर उस निर्णय के ऊपर संसद चाहे तो नया ऑर्डिनेंस बना के क्या कर सकती है? समाप्त कर। जैसे शाहबानो प्रकरण में हुआ था, है ना। शाहबानो प्रकरण में ऐसा हुआ था, संसद ने क्या किया? नया ऑर्डिनेंस बना के या नया कानून बनाकर क्या कर दिया? वो डिसीजन ने कोई क्या कर दिया? बदल दिया। पर संसद, सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन अपना निर्णय नहीं बदला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला साहबानों को यदि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, गुजारा भत्ता मिला। अब यदि आपको ये चीज
ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बदलना है तो या तो वाद लेके आओ, और वाद लेके आओगे तो वाद बहुत समय तक चलेगा। शाहबानो प्रकरण भी सालों चला, तो शाहबानो प्रकरण के विरुद्ध यदि आप वाद लेके जाओगे तो हो सकता है 15 साल तक उसका फैसला ही नहीं आए। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, संसद से कानून बनाकर उस बात को ही क्या कर देती है, पलट देती है। क्लियर है ये बात? किसी को कंफ्यूजन है कुछ इसमें? बोलो। ये बहुत अति महत्वपूर्ण बात है कि संसद सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो एक प्रकार से क्या काम करते हैं, कानून का काम करते हैं। उन्हें बदला नहीं जा सकता। बदलना हो तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा आपको, नया बात क्या करना पड़ेगा, दाखिल करना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो। जी सर। चूंकि नया बात दाखिल करोगे आप तो नया बात दाखिल करने में फैसला सालों में आए, ठीक है ना? सीधी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लेके जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने में फैसला आ जाएगा, हो सकता है 15 साल में फैसला आए। और आपको तुरंत ही क्या चाहिए, तुरंत ही फैसला बदलना है यदि सुप्रीम कोर्ट का, तो आप क्या करो, क्या कर सकते हो? यदि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कल हमको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना है तो आपके पास रास्ता तो सिर्फ एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या लेके जाओ, उसके अगेंस्ट नया बात लेके जाओ। और नया बात का फैसला आएगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब तक तो वो फैसला लागू रहेगा। तो रास्ता क्या है बताओ? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का रास्ता क्या है आसान? संसद द्वारा नियम बना दें। संसद द्वारा क्या बना दो, कानून बनवा दोगे। ये जो डिसीजन दिया गया है वैसा नहीं होगा, ठीक है? अभी बात समझ में भी नहीं आई। बोलो। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था बताओ, SC/ST एक्ट में ऐसा हुआ था। SC/ST एक्ट में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, डिसीजन दे दिया था कि जो बिना जांच के यदि गिरफ्तार करते हैं तो वो गलत है। याद है आपको? क्योंकि SC/ST एक्ट में ऐसा है कि कोई SC/ST व्यक्ति यदि सामान्य वर्ग के व्यक्ति के विरुद्ध यदि क्या करता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो बिना जांच के ही क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि नहीं, बिना जांच के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है? अब देश भर में क्या हुआ, उसका उस फैसले का विरोध हुआ। तो या तो उस फैसले के विरोध में क्या लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या एक और नया वाद दाखिल करो। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने ऑर्डिनेंस बना दिया। सरकार ने क्या बना दिया, ऑर्डिनेंस बना दिया। वो ऑर्डिनेंस में क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की जो धारा थी उसमें ही परिवर्तन कर दिया, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की धारा में क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया कि नहीं, बिना जांच के क्या कर सकते हो आप, गिरफ्तार कर सकते हो। तो फैसला जो है वो क्या हो गया, निरस्त हो गया। इस प्रकार से तो फैसला एक प्रकार से क्या हो गया, निरस्त। तो फैसले को यदि बदलना है तो संसद से क्या करो, कानून बना के क्या किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है? अभी बात समझ में? तो निर्णय परिवर्तन डायरेक्ट नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट, ये याद रखना, ठीक है? उस निर्णय परिवर्तन करना है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या लाना पड़ेगा आपको, नया वाद लेकर आना पड़ेगा, जब जाके क्या होगा, आपका निर्णय परिवर्तित होगा। क्लियर है? निर्णय परिवर्तन। अब हम बात करेंगे 142 की। इसकी बात करेंगे आर्टिकल 142 की। बताओ क्या है, क्या कीवर्ड्स है इसका? आर्टिकल 142 बताओ। अरे कल ही तो हमने किया, सब पहले लिखवा दी सब चीजें मैंने। पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय क्या है? नेहा शर्मा, क्या है पूर्ण न्याय का मतलब? पायल, नेहा शर्मा जो भी ऑनलाइन है बताओ, पूर्ण न्याय का क्या मतलब होता है, बताओ। दीक्षा, दीक्षा, श्रद्धा, ठीक है? आज भी कोई ज्यादा बच्चे नहीं आए, 11 बच्चे ही ऑनलाइन है। मैंने मेरे बोलने का कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा आप लोगों को। आप लोग चाहते ही नहीं हो कि क्लास कंटिन्यू रहे इस हिसाब से। चलो ठीक है, देखते हैं थोड़े दिन तक। चलो जल्दी बताओ, पूर्ण न्याय का क्या मतलब है? पूर्ण न्याय बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, पूर्ण न्याय का क्या मतलब है? आर्टिकल 142 मैंने बोला था ना सर निर्णय को सर क्रियान्वित करवाते हैं, ये भी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास कि निर्णय देने के बाद वो पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है या नहीं, ये भी देखना है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? फैसले का क्या करवाना, क्रियान्वयन करवाना। ये जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई फैसला दे दिया तो फैसला देने से काम नहीं चलेगा जब तक पीड़ित को क्या नहीं मिलेगा,
पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही, ये अकाउंटेबिलिटी क्या नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। अर्थात व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, नागरिक को क्या मिलना चाहिए, या संस्था को क्या मिलना चाहिए, पूर्ण न्याय जब तक नहीं मिलता है, जब तक सुप्रीम कोर्ट का काम खत्म नहीं होता है। ठीक है, पूर्ण न्याय अर्थात जो भी फैसला सुनाया है, जब तक उस फैसले का क्या नहीं हो सकता, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, जब तक सुप्रीम कोर्ट का काम खत्म नहीं होगा। ना सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करेगी कि सिर्फ फैसला सुना दिया और बस हो गया काम खत्म। ठीक है, जैसे निर्भया कांड में क्या है, 5 लोगों को फांसी सुना दी, तो बस फांसी सुना दी और मान लो जेल प्रबंधन फांसी नहीं दे रहा, तो ऐसा काम नहीं होगा। जेल प्रबंधन पे क्या बनाएगी, दबाव बनाएगी, क्या मान लो हमने जो फैसला दिया है इसका क्या कराओ, इम्प्लीमेंट करवाओ। अभी बात समझ में कि नहीं आई? जैसे भोपाल गैस पीड़ित है ना, 1984 का मामला है, तो गैस पीड़ितों को यदि मुआवजा राशि नहीं मिल रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, कई बार फैसले आ गए भोपाल गैस पीड़ित के तो मुआवजा दिया जाए, तो जब नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट वापस पहल करती है और वापस बुलाती है लोगों को, है ना, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको कटघरे में खड़ा करती है और मुआवजा दिलाने का क्या करती है, प्रयास करती है। ठीक है, जैसे उपहार सिनेमा कांड दिल्ली में हुआ था, इसमें उपहार सिनेमा कांड में क्या हुआ था, कई लोग क्या हो गए, जल के क्या हो गए, मर गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली हाईकोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, दिल्ली हाईकोर्ट का यह मामला था। बात एक ही है, अपन बात कर रहे हैं न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, निर्णय परिवर्तन सॉरी पूर्ण न्याय दोनों पे लागू होगा। तो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पीड़ितों को क्या दिया जाए, सिनेमा मालिक के द्वारा क्या किया जाए, मुआवजा दिया जाए। बस ऐसा बोल के रुक गया, हाईकोर्ट ने ऐसा बोला, मालिक ने मुआवजा दिया ही नहीं, तो तुरंत फिर वापस क्या की, अवमानना हो गई, न्यायालय की क्या हो गई, वो अवमानना हो गई। न्यायालय ने फिर तुरंत पहल की और पीड़ितों को क्या दिलवाया, मुआवजा दिला। कहने का मतलब ये है, फैसला सुनाने से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति को क्या दिलाना पड़ेगा, व्यक्ति को क्या दिलाना पड़ेगा, बोलो, पूर्ण न्याय दिलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई जमीन का विवाद है, जमीन का विवाद हो गया, दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, है ना, दो पक्ष है ए या बी, है ना, दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि बी को क्या दी जाए, जमीन दी जाए, किसको दी जाए, बी को। ठीक है, तो बी को जमीन देने की जिम्मेदारी अब किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की है। ऐसा नहीं हो सकता कि ए आके वापस वहां पर रहने लगे, ए आके वहां पर रहने लगेगा तो बी वापस कोर्ट में जाएगा और बताएगा कि आपने जो फैसला दिया था उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो कोर्ट फिर ए को क्या करेगी, बेदखल करेगी। ये कहलाता पूर्ण न्याय। अर्थात फैसला देने से काम नहीं चलेगा, जब तक व्यक्ति को, पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो समाप्त नहीं होता है। क्लियर है, बोलो, नहीं यही बात समझ में, ये कहलाता आपका, क्या कहलाता है, 142 पूर्ण न्याय। अगला है 143, क्या बोलते हैं इसको, 143 सर क्या है? परामर्शदात्री अधिकार है। सर, परामर्शदात्री अधिकार है, राष्ट्रपति को सलाह देता है सुप्रीम कोर्ट। अपनी तरफ से देता है कि मांगे, जब मांगता है जब देता है। परामर्शदात्री अधिकार क्या है आपका, जब प्रेसिडेंट मांगेगा तब। हाँ, अपनी तरफ से राय नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है विधिक मामलों पर। फिर राष्ट्रपति को हो सकता है, जैसे आपके 1975 में राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, तो फखरुद्दीन अली अहमद तो खुद ही ज्ञान, तो वो थे, लॉ के जानकार थे, कानून के जानकार थे, LLB किया हुआ था उन्होंने। फखरुद्दीन अली अहमद को तो खुद ही ज्ञान था, काय का, कानून का। फिर पहले विधि मंत्री भी रह चुके थे ना। हाँ, विधि मंत्री भी इमरजेंसी लगाई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी जब गई थी हस्ताक्षर करवाने, है ना, इमरजेंसी के कागज 25 जून की रात को, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है समझाने में ज्यादा। ठीक है, पर मान लो फखरुद्दीन अली अहमद की जगह कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति होता है जिसको कानून का कोई ज्ञान ही नहीं है, और प्रधानमंत्री आके कह रहा है कि सभी राज्य, 28 राज्यों की सरकार को क्या करना है, भंग करना है, और आर्टिकल 19 में जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसको भी सस्पेंड करना है। तो एकदम से घबरा जाएगा ना राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति एकदम से, यदि उसको नॉलेज ही नहीं है कानून का, वो धारा 352 समझता ही नहीं है,
धारा नहीं, अनुच्छेद, संविधान का आर्टिकल 352 समझता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या करेगा? प्रधानमंत्री को क्या बोलता हो कि ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या ले लूं, बोलो, सलाह लेता हूं, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या है? विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, यदि राष्ट्रपति को कभी कानून की ज्ञान नहीं है या विधि के मामले में ज्ञाता नहीं है, तो कोई ऐसा मसला आ जाता है जिसमें विधि के ज्ञान की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है, पर उस सलाह को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। जो भी सलाह दी गई है, हो सकता है वो सलाह के विपरीत भी जा सकता है। मैंने कहने का मतलब, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो सलाह दी है, उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कई बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या मांगी है? सलाह मांगी। कई बार ये होता है, चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव की तिथियां क्या कर देता है? घोषित कर देता है ना। तो कई बार क्या है, चुनाव की तिथियां घोषित कर देता है। तो इस स्थिति में एक दो बार क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या किया, राष्ट्रपति ने क्या मांगी है? सलाह मांगी है, ठीक है। ऐसे कई बात है, जब आप थोड़ा सा किताब खोलोगे गलती से कभी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। किताब नहीं खोलोगे तो नहीं आएगा समझ। अगली बात समझ में, परामर्शदात्री अधिकार क्या हुआ, बताओ। परामर्शदात्री अधिकार अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति क्या लेता है? विधिक मामलों में क्या लेता है? सलाह लेगा। कौन से मामलों में लेगा? विधिक मामलों में लेगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरे को घूमने जाना है तो बताओ टूरिस्ट प्लेस कौन सा अच्छा है, तो किस मामले में सलाह लेगा? वो विधिक मामलों में क्या लेगा? सलाह लेगा। उस सलाह को मानने के लिए वह बाध्य है कि नहीं है? बोलो। नहीं है। सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमने कल क्या देखा था, और एक और बताओ, आर्टिकल 32 देखा था ना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कार्य में अगला क्या आएगा? आर्टिकल 32। बताओ इसके बारे में कोई। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। कौन कौन से नाम बताओ पायल? सर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेक्षा, अधिकार प्रच्छा और धीरे धीरे मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। अगला परमादेश। तीसरा अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रश्न। चौथा उत्प्रेषण। आखिरी प्रतिषेध। प्रतिषेध। पहले पढ़ चुके हैं अपन, है ना। क्या बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण? लैटिन वर्ड है, मैंने बताया था। क्या क्या मतलब होता है इसका? हेबियस कॉर्पस, है ना। हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, है ना। या इसके लिए क्या वर्ड है हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको? सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना है किसके समक्ष? किसके समक्ष? न्यायाधीश। बोलो। सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं कोई है। से भी नजदीकी न्यायालय के मजिस्ट्रेट के सामने। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल, वेरी गुड। पहली बार माही बहुत अच्छा बोली। थैंक यू सर। तो यदि मान लो लेकिन रविवार शनिवार आ गया था, मान लो शनिवार रविवार आ गया तो क्या करेंगे? क्योंकि 24 घंटे में आर्टिकल 22 बोलता है ना। आर्टिकल 22 मैंने पढ़ाया था। इसमें 24 घंटे के समक्ष क्या करना पड़ता है? न्यायाधीश के समक्ष क्या करना पड़ता है? प्रस्तुत करना पड़ता है ना। तो लेकिन मान लो शनिवार रविवार आ जाए तो सर, वो समय काउंट नहीं होता है। शनिवार रविवार का समय क्यों काउंट नहीं होगा? वो तो यात्रा का समय काउंट नहीं होता। और शनिवार रविवार आ गया तो मान लो शुक्रवार के शाम को गिरफ्तार किया किसी को, शनिवार की छुट्टी, रविवार की भी छुट्टी, सोमवार को भी निकले सुबह, वो 10 घंटे दूर क्या था? ऑफिस वो था, कोर्ट था। तो सोमवार की शाम को पहुंचते पहुंचते 5 बज गई, तो मंगलवार आ गया, तो बहुत दिन हो गए।
शुक्रवार से गिरफ्तार किया शाम को, शनिवार भी हो गया, रविवार भी हो गया, सोमवार भी हो गया और मंगलवार की सुबह को बात चली। बताओ रास्ता बताओ। यात्रा के घंटे तो अपन ने घाटा ही दिए थे, यात्रा के घंटे तो नहीं गिने जाते हैं, लेकिन यदि बीच में छुट्टी आ गई तो क्या करोगे? छुट्टी रविवार शनिवार तो ठीक है, रविवार चलो, शुक्रवार गुरुवार की शाम को गिरफ्तार किया था, गुड फ्राइडे आ गया शुक्रवार को, ठीक है, फिर शनिवार की भी छुट्टी आ गई, रविवार की भी छुट्टी आ गई, सोमवार को पहुंचने में 10 घंटे लग गए, मंगलवार को बताओ, गुरुवार की शाम को गिरफ्तार हुआ और शुक्रवार को भी प्रस्तुत नहीं हो पाया, शनिवार को भी नहीं हो पाया, रविवार को भी नहीं हो पाया, सोमवार को चले तो 10 घंटे का रास्ता था, तो चलो वो तो अपन ने मान लिया, वो 10 घंटे नहीं गिने जाएंगे, तो मंगलवार आ गया, तो ये तो क्या हो गया, तो गलत हो गया, आर्टिकल 22 का उल्लंघन हो गया है। तो ये बात मेरे को उसी दिन पूछ लेनी थी छुट्टी वाली, पर मैंने पूछी नहीं, क्योंकि उस समय बोर्ड नहीं रहता तो ज्यादा विचार आते नहीं, बोर्ड में विचार ज्यादा आते हैं, बैठे बैठे विचार नहीं आते ना। बताओ कैसा होगा? यात्रा के घंटे तो हम गिनते ही नहीं है, पर बीच में छुट्टी आ जाएगी तो क्या करोगे? बीच में छुट्टी आ जाएगी तो क्या करेंगे? बताओ, किसी को ज्ञान हो तो बताओ। नेहा शर्मा, सोफिया खान, पायल और भी ना जाने कौन कौन लोग हैं, और जसप्रीत तो चुपचाप ही बैठी है, जब से आवाज ही बंद हो गई। प्रवीण है ना, मेरे को लगता है चालू कर करके भग गए, ऑनलाइन हो गए, भग गए कि सर को दिखता रहे कि हम वैशाली गो में है। बोलो वैशाली रानी, बताओ क्या उत्तर होगा, छुट्टी का क्या करोगे? छुट्टी काउंट नहीं होगी सर। हाँ, छुट्टी काउंट नहीं होगी तो ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? छुट्टी काउंट नहीं होगी तो बंदी बनाएगा सर जेल में ही रहेगा वो। है? तो सर वो छुट्टी जेल काउंट में नहीं ही होगी रहेगा तो छुट्टी। जेल में रहेगा तो तुम 24 घंटे हो जाएंगे ना। जेल में कहाँ रहेगा? जेल में तो रहता ही नहीं, थाने पे, अभी थाने पे हो, जेल में थोड़ी है, अभी तो थाने पे है ना। पुलिस ने क्या किया है, गिरफ्तार करके थाने पे रखा है, कोर्ट में प्रस्तुत कहाँ किया है? एफआईआर दर्ज होती है ना, जैसे एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष क्या करना पड़ता है? प्रस्तुत करना पड़ता है ना, एफआईआर में टाइम लिखा रहता है। जब आप गए तो एफआईआर दर्ज कराई आपने थाने में, तो रात के 8 बजे आपने एफआईआर दर्ज कराई, तो अगले दिन 8 बजे तक क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जो भी अपराधी है उसको क्या करना पड़ेगा? सर बेल के लिए अप्लाई कर देगा। सकते हैं। बेल तो न्यायालय देगा, वो भी तो न्यायाधीश ही देगा। वही तो बात चल रही है कि न्यायाधीश की छुट्टी है, शनिवार रविवार आ गया तो क्या करोगे? संविधान में तो लिखा आर्टिकल 22 में 24 घंटे के अंदर, संविधान का आर्टिकल 22 सी नंबर का जो पार्ट है वो कहता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के समक्ष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करो। तो ये भी बोलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, सशरीर न्यायाधीश के समक्ष क्या करना है? प्रस्तुत करना है। फिर न्यायाधीश जांचेगा कि पीड़ित जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसके साथ क्या करना है, उसे बेल देना है कि उसे जेल भेजना है, ठीक है। ये तो अलग है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर प्रस्तुत करना पड़ता है न्यायाधीश के समक्ष, ये अलग चीज है। और उसमें जोड़ी गई है वहां 24 घंटे के अंदर क्या करना है, आपको प्रस्तुत करना है। दोनों स्थिति में क्या करता है न्यायाधीश जांच करता है कि बंदी बनाया गया व्यक्ति का बंदी बनाया गया जो वो है कैदी, वो सही है कि नहीं, अर्थात कानून के अनुरूप बनाया है कि नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं जानबूझ के पकड़ के लेके आ गए, जानबूझ के पकड़ के लेके आ गए, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है वो? छोड़ने की सजा, छोड़ने का भी बोल सकता है, या बेल भी दे सकता है, या संगीन अपराध किया तो सीधा जेल भी भेज सकता है। बोले ठीक है जेल भेज दो, और फिर कोर्ट में क्या कर देना, ट्रायल प्रस्तुत कर देना। तो 3-4 स्थितियां बनती है न्यायाधीश के समय, या तो वो रिहा भी कर सकता है, जमानत भी दे सकता है, और जेल भी भेज सकता है। तो बात ये चल रही है कि सशरीर प्रस्तुत जब करना है तो अगले दिन छुट्टी आ गई तो क्या करोगे? बस छुट्टी काउंट नहीं होती, ये भी बोल दिया, ठीक है प्रवीण ने, तो क्या है फिर रास्ता? छुट्टी काउंट नहीं होगी तो क्या होगी? सोचो रास्ता क्या होगा। बस आसान सी बात है, सामान्य ज्ञान है, कोई विशेष बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, कोशिश करोगे तो कोई ना कोई उत्तर निकाल ही देगा। इतनी देर में तो गूगल करके देख लो। बोलो
बताओ, अंजलि बताइए यार, अंजलि आ गई आज तो। अंजलि बताओ, छुट्टी आ गई, क्या करेंगे? अंजलि उपस्थित है कि चालू कर दिया अंजलि ने भी? अंजलि, अंजलि जी सर। क्या होगा बताओ? बंदी बनाया है ना व्यक्ति को, बंदी प्रत्यक्षीकरण करना है न्यायाधीश के समक्ष। क्या करना है? जी। बंदी प्रत्यक्षीकरण करना है, लेकिन अगले दिन छुट्टी आ गई। गुड फ्राइडे था अगले दिन। अगले दिन क्या था? यस सर। गुड फ्राइडे था, और शनिवार का तो कोर्ट बंद रहता ही है, और फिर रविवार आ यस गया। सर। जी। तो कोर्ट था 10 घंटे दूर था, जहां से थाना था, थाने से कोर्ट की दूरी इतनी थी कि 10 घंटे से ज्यादा लगते थे। सोमवार को भी नहीं हो पाया दोस्तों। तो मंगलवार पे बात चली गई। तो गिरफ्तार हुआ कब? गुरुवार को। क्या मंगलवार को प्रस्तुत करोगे? कोर्ट में ये बात चल रही है, इसका हल यस निकालो। क्या होगा इसका रास्ता, मतलब यही तो पूछेगा इंटरव्यू में तुमसे। यस सर। इंटरव्यू में यही पूछेगा अंजलि, यस सर। सर मुझे अभी याद वही नहीं है। पूछेगा। बंदी बनाए गए व्यक्ति को यदि प्रस्तुत करना है तो कितने घंटे में प्रस्तुत करना है आर्टिकल 22 के तहत, ये तो पता है? बंदी बनाए गए व्यक्ति को यस सर। न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना है तो कितने घंटे में प्रस्तुत करना है? 24 घंटे में करना रहता है सर। हाँ, 24 घंटे में करना, यही बात चल रही है जब से। तो वो 24 घंटे यस में सर। यदि करना है तो अगले दिन अवकाश आ गया है ना, ये ऐसे ही सवाल पूछेगा। बस सवाल तो इंटरव्यू में ऐसे ही करेगा वो। तो क्या यस सर। करोगे? सर हाँ बताओ फिर। मैं सर जमानत राशि या किसी से उसकी गारंटी लेके सर थाने से उसको रिहा कर दिया जाएगा सर, और फिर वापस। मान लो 307 का केस है तो ठीक भी बोला है। ऐसे मान लो में हल्का देखा है। फुल्का अपराध है तो ठीक है, जमानत ऐसे रिहा भी कर देगा हल्का फुल्का के। और मान लो 307 का केस हुआ तो मर्डर करके आया तो वही जमानत। ऐसे सवाल पूछेगा है ना, इंटरव्यू बोर्ड ऐसे ही सवाल पूछेगा। जैसे तुम जवाब दोगे उसका दूसरा सवाल डाल देगा। यदि नहीं आता है तो समझ सर जाएंगे तुमको अधीनस्थ आता है तो फिर। न्यायालय, हाँ बोलो। सर जिला दंडाधिकारी जो रहता है वो निर्णय दे देता है। हम तो जिला दंडाधिकारी की तो छुट्टी बोल रहे हैं हम। ये तो सही छुट्टी, शनिवार की छुट्टी, गुड फ्राइडे की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, भेज ही नहीं रहा है तो कैसे करवाओगे? तो सर सबकी छुट्टी तो फिर घर चले जाएगा। ध्यान रखो, जो भी एक जिला कोर्ट होता है ना, जिला कोर्ट समझता ना, जिला कोर्ट होता है अपने कोठी पे है ना, जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट। यस सर। तो कितने लोग हैं? कितने साथ कितने न्यायाधीश है वहां पर? देखा कभी जाके? कितने न्यायाधीश है वहां पे, देखा है? जिला कोर्ट में कितने न्यायाधीश बैठते हैं, देखा होगा तुमने जाके? कभी गए हो? कितने न्यायाधीश होते हैं वहां पे? 10, 20, 50, सैकड़ों की संख्या में कितने होते हैं? नया भवन बना है कोठी के पीछे, जाके देखना वहां पे कितने न्यायाधीश बैठते हैं, जरा देखना। अंदाज से कोई ना कोई तो गया होगा, 13-14 लोग ऑनलाइन हो उसमें। कितने न्यायाधीश है वहां पे? एग्जैक्ट संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, अंदाज से, अंदाज से पूछ रहा हूँ कितने न्यायाधीश बैठते हैं उसमें, जरा बताओ उस भवन में। कोठी पैलेस के पीछे जो जिला न्यायालय बना है अपना, उसमें कोई गलती से गया है कभी के नहीं गया है? सबको काम पड़ा होगा एक एक बार तो, कभी गए होंगे घूमते फिरते। कोई प्रमाण पत्र बनवाना है, कोई क्या, किसी का तो केस भी हो गया होगा, या किसी रिश्तेदार का केस हो गया होगा, तो जाता ही है कहीं ना कभी, तो जाता ही है, एक बार चक्कर तो लगा ही होगा। तो मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं पूछ रहा हूँ, तो सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ। जिला कोर्ट में तुमने देखा होगा कितने न्यायाधीश बैठते हैं अंदाज से, तो देखा होगा ना तुमने, तुम गए होंगे तो कितने न्यायाधीश नजर आए तुमको? 10, 20, 50, कितने नजर आते हैं बोलो? एक ही न्यायाधीश दिखता है तुमको वहां पर पूरे जिला न्यायालय में? कितने न्यायाधीश होते हैं प्रवीण?
सर 10-15 के आसपास होंगे। अच्छा, इसका मतलब गया नहीं है तू कभी? नहीं गया सर। हाँ, नहीं गया तो फिर कोई बात ही नहीं, जब नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है तुम लोगों में किसी का जाना नहीं हुआ, कभी जाओ तो देखना वहां पे कम से कम 100 से 150 न्यायाधीश बैठते हैं। कितने? 100 से 150 चेम्बर बने हुए हैं वहां पे। ठीक है, 2 या 3 मंजिला है, वो नया बना है। आप देखोगे हर चेम्बर में एक न्यायाधीश बैठा है, हर चेम्बर में एक न्यायाधीश बैठा है। ऐसे कम से कम 100, लगभग 100 होंगे वो। एक अंदाज से बोल रहा हूँ, हो सकता है 75 भी निकले। तो कहने की बात यह है कि बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं, सबके पास अलग अलग बात है। कोई तलाक के मामले देख रहा है तो कोई 307 के हैं, तो किसी के पास गुंडा एक्ट है, तो किसी के पास कौन से मामले हैं। क्योंकि शहर में क्या होता है, बहुत सारे अपराध होते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत तरह के बात चलते रहते हैं, सबके अलग अलग कोर्ट में बात चल रहा है। तो ऐसे कम से कम 75 से लेकर 100 तुमको न्यायाधीश नजर आएंगे वहां। लेकिन शनिवार रविवार जब छुट्टी होती है ना, सुनो मेरी बात, शनिवार रविवार या त्योहार की यदि छुट्टी होती है तो एक न्यायाधीश को फिर भी बिठाते हैं। एक न्यायाधीश बैठता है, जिले में जितने भी, कहने का मतलब जिले में जितने भी लोगों को क्या किया है, FIR दर्ज हुई है। मान लो FIR कितनी दर्ज होती है उज्जैन जिले में? मुश्किल से 10-15। सभी थानों में कितनी होती होगी? 10-15 FIR दर्ज हो गई। अपराधी थोड़ी पकड़ा है, अपराधी पकड़ा जाएगा, है ना। फिर उसको क्या करेंगे, संसदीय क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है, एक न्यायाधीश हमेशा क्या होता है, छुट्टी के दिन भी बैठता है। समझ गए? तो काय के लिए बिठाया है उसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण, थाने से यदि किसी को क्या किया, गिरफ्तार किया, तो 24 घंटे में प्रस्तुत करना है ना। तो छुट्टी भी होगी तो क्या करेंगे, शनिवार रविवार को भी क्या होगा, एक न्यायाधीश बैठता है। दीपावली के दिन भी बैठेगा, दशहरे वाले दिन भी बैठेगा। समझ गए? यस यदि तो सर। एक क्लास होगा तुम्हारा आर्टिकल 22 संविधान में जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर तो है, गणित का फार्मूला है वो इधर से इधर नहीं हो सकता है। उसमें लिख दिया कि 24 घंटे में प्रस्तुत करना है। यदि दीपावली और क्रिसमस की और ईद की यदि छुट्टी देना होती है तो उसमें लिख देते ब्रैकेट में, आर्टिकल 22 में, ईद, दिवाली, दशहरा, महावीर जयंती को छोड़कर। लिखते ही नहीं लिखते? तो लिखा क्या उन्होंने? नहीं लिखा ना। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में गिरफ्तार करना है, इसका मतलब ये है कि न्यायालय व्यवस्था करता होगा न्यायाधीश की, यानी एक या 2 न्यायाधीश हमेशा क्या होते होंगे, बैठते हैं। भले छुट्टी भी हो, रविवार को भी आप चले जाना घूमते फिरते, तो वो जो 50 कमरे में मैंने बताया ना, 100 कमरों में जो न्यायाधीश बैठे हैं, मान लो 75 कमरे हैं वहां पे, तो 74 कमरे बंद मिलेंगे और एक न्यायाधीश जब भी मिलेगा आपको 24 घंटे। ठीक है, अगली बात समझ में भी नहीं? तो उसका काम क्या होता है, सशरीर क्या करवाना है, उसको प्रस्तुत करवाना है ना 24 घंटे में। तो ये ऐसा होता है, तो एक सर न्यायाधीश। हाई कोर्ट में भी ऐसा होता है क्या? हाई कोर्ट में कहाँ करोगे? हाई कोर्ट से वो थोड़ी लेके आओगे आप, कहाँ से मिल जाएगी बेल उसको? बेल जब भी किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो हाई कोर्ट से लेके नहीं आता है वो कहाँ से लेके आता है? जिला कोर्ट से ही क्या मिलेगी उसको? जिला कोर्ट से ही उसको बेल मिलेगी। ठीक है, जमानत उसको जिला कोर्ट देखो क्या होता है, जिला कोर्ट में क्या होता है और हाई कोर्ट में क्या होता है, देखिए। जब भी कोई अपराध हुआ है ना, तो उसकी क्या होगी, सबसे पहले पुलिस थाने में FIR होगी, और FIR के बाद चार्जशीट दाखिल होगी कहाँ, सबसे पहले जिला कोर्ट में। तो जिला कोर्ट में क्या होगी, बहस भी होगी उस पर, गवाहों के बीच क्या होंगे, बयान भी वहीं पे होंगे। ठीक है, सब कुछ चीजें कहाँ होती है, जिला कोर्ट में ही होती है। अगली बात समझ में? ठीक है, यानी उसमें फरियादी भी वहीं पे आएगा, अपराधी भी वहीं पे आएगा, दोनों के वकील भी वहीं पे आएंगे, सबके बयान भी वहीं पे होंगे। सब चीजें वहां पर क्या होंगी, जिला कोर्ट में होंगी। जैसे फिल्मों में होता है ना, देखा है तुमने? देखा है ना, फिल्मों में कोर्ट लगा होता है, जॉली LLB में देखा यस होगा सर। आपने। हाँ, इस तरीके का वो जिला कोर्ट होता है। वो क्या होता है, वो जिला कोर्ट। तो जिला कोर्ट में क्या होता है, आपको गवाह नजर आएंगे, वादी भी मिलेगा, प्रतिवादी भी मिलेगा, वकील भी मिलेगा, सब मिलेंगे वहां पे, सब कुछ होता है। अब जिला कोर्ट क्या सुनाता है, फैसला सुना दिया, जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि किसी व्यक्ति को 5 वर्ष की क्या हो गई, सजा हो गई। ठीक है, अब मामला गया जिला कोर्ट से, कहाँ जाता है मामला, कहाँ जाता है, कहा जाएगा जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती कहाँ देगा व्यक्ति, फिर हाई बोलो? कोर्ट। हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, है ना।
हाई कोर्ट में गया मामला, तो हाई कोर्ट में अब गवाही नहीं होती, कभी भी गवाही नहीं होगी हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट में गवाही नहीं होगी। जो फैसला सुनाया गया है ना, जो भी फैसला सुनाया गया है जिला कोर्ट में, तो दोनों पक्षों के क्या रहेंगे वहां पर, वकील रहेंगे हाई कोर्ट में, ठीक है, और जज रहेगा, बस दोनों पक्षों के वकील और जज, ये तीनों मिलकर फैसला करेंगे। वो बताएगा वकील के, ये जो है जिला कोर्ट ने जो सजा दी है वो गलत दी है, इस आर्टिकल के तहत देखो, है ना, या ये जो गवाह है इसने क्या किया है, कोई भी जो लूप निकालना है वो लूप निकालेंगे वकील मिलके, कहा, हाई कोर्ट में, ठीक है। वहां पर अब गवाह नहीं आएगा, ना वहां पर वादी को खड़ा करेंगे, ना वहां प्रतिवादी खड़ा होगा। हाई कोर्ट में तो क्या होगा, सिर्फ वकील खड़े होते हैं और जज रहता है, बस। और वकील को ये सिद्ध करना पड़ता है कि जिला अदालत ने जो फैसला दिया है वो गलत है। वो कितना कठिन काम है, यानी सीधी बात है कि हाई कोर्ट का जो जज है वो जिला कोर्ट के जज को गलत सिद्ध करेगा, यदि ये फैसले को पलट देगा। किसको, जिला कोर्ट के फैसले को। ऐसे 99% नहीं बदलते हैं, कितने परसेंट, यदि जो भी सजा हुई है वो 99% क्या होती है, जिला कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया वही हाई कोर्ट बरकरार रखती है और वही सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखती है। यानी हाई कोर्ट ने फैसला बदला, इसका मतलब ये है कि जिला कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसने गलत क्या किया है, डिसीजन दिया है, ये सिद्ध होगा ना उससे। यानी न्यायपालिका पे क्या उठता है, उससे सवाल उठता है। यानी आपका जुडिशरी सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि हाई कोर्ट क्या कर रहा है, जिला कोर्ट के फैसले को बदल रहा है, इसका मतलब जिला कोर्ट के न्यायाधीश सक्षम नहीं है, गलत फैसला सुना रहा है, इसका मतलब। तो पूरी जब सब कुछ इंक्वायरी, बहस भी वही होनी है, गवाह भी वही होना है, सब कुछ, वादी प्रतिवादी भी सब वही है, तो जिला कोर्ट जो फैसला देता है ना बहुत सोच समझ के और इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही देता है। हाई कोर्ट में से क्या है, दोनों के वकील चले जाएंगे और यदि कुछ गलत कर किया है, किसने, जिला कोर्ट ने कुछ गलत यदि फैसला सुना दिया है तो वो सिद्ध करेगा। कौन सिद्ध करेगा, वकील सिद्ध करेगा, बस, ठीक है, ऐसा होता है। फिर ऐसे ही हाई कोर्ट के फैसले को कहाँ चुनौती देते हो, सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे भी क्या होगा, दोनों पक्ष के क्या होंगे, वकील वगैरह होंगे। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से होता है। तो मैं ये कह रहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। ये कहा गया है किसमें, आर्टिकल 32 में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है हाईवेज कॉर्पस है उसमें सशरीर प्रस्तुत करवाने के लिए, यानी जिस भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया उसे सशरीर प्रस्तुत करो, किसके समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष। और इसी को 22 से कोरिलेटेड करो अपन, कि 22 में कहा गया है कि सशरीर प्रस्तुत करना है, लेकिन कितने घंटे में, 24 घंटे में। और मैंने जरा सा घुमा के क्या पूछ लिया था, यदि अगले दिन छुट्टी आ गई तो क्या होगा, तो अगले दिन भी छुट्टी नहीं आएगी, छुट्टी आती नहीं है, न्यायाधीश एक बैठता ही है। वो जो बंदी बनाए गए व्यक्ति है ना थाने पे, तो वो जब प्रस्तुत होते हैं कहाँ पे, कोर्ट में, तो उनके लिए एक न्यायाधीश हमेशा रखते हैं, भले दशहरा हो या दिवाली हो या कुछ भी हो, छुट्टी नहीं होती कभी न्यायाधीश की, एक न्यायाधीश तो रहेगा ही सही। नहीं तो वो 24 घंटे वाला क्लास क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा ना। आर्टिकल 22 में लिखा है ना 24 घंटे में प्रस्तुत करना है, 24 घंटे में, एक कहने का मतलब 24 घंटे में प्रस्तुत करना है, इसका मतलब न्यायालय में एक क्या होना चाहिए, न्यायाधीश 24 घंटे क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो भले न्यायालय क्या हो जाता है आपका, छुट्टी है, पर न्यायाधीश को क्या करना पड़ेगा, एक न्यायाधीश तो आपको अपॉइंट करके हमेशा रखना पड़ेगा, संडे हो या सैटरडे हो या दशहरा हो या दिवाली हो या ईद हो। अगली बात समझ में, वो क्या करेगा, वो फिर बंदी बनाया गया जो व्यक्ति है ना, बंदी बनाया गया जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा, जो भी है ना, उसका प्रारंभिक निर्णय लेता है, या तो जमानत दे देता है या जेल भेज देता है। सशरीर प्रस्तुत करके क्या करती है पुलिस, क्या करती है पुलिस, किसी को भी गिरफ्तार करती है और न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। तो न्यायाधीश कह देता संगीन अपराध होता तो कह देता जेल में डाल दो इसको और चार्जशीट क्या करो, फाइल करो, है ना, इसके अगेंस्ट क्या करो, चार्जशीट फाइल करो, इसने गंभीर अपराध किया, इसको अभी जेल में डाल दो पूरा। हल्का फुल्का कोई ऐसा केस लेके आ गया, मारपीट का केस है, तो व्यक्ति कह देता है कि मैं जमानत दे देता हूँ साहब, अब मैं कभी नहीं करूंगा। तो न्यायाधीश कह देता ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को ले आओ जमानत के लिए, है ना, उसके मकान के कागज क्या कर दो, बता दो। तो व्यक्ति क्या कर देता, मकान का कागज दे देता आपने कि साहब इसको छोड़ दो, तो जमानत मिल जाती है। आगे बात समझ में, तो ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण था, बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना, ये है। प्रस्तुत कितने समय के लिए करना पड़ता है, 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे है, 24 घंटे, यात्रा के घंटे उसमें नहीं गिने जाएंगे। और छुट्टी भी यदि होगी तो न्यायाधीश बैठेगा। अब यदि पुलिस को लग रहा है, पुलिस को ऐसा लग रहा है कि भैया दिक्कत है,
24 घंटे में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो उसकी FIR भी दर्ज नहीं करेंगे। 24 घंटे तक उससे पूछताछ ही करते रहेंगे थाने में बिठा के, 2 दिन तक। 2 दिन तक पूछताछ करके सब पूछ लेंगे और तीसरे दिन FIR दर्ज करेंगे और 1 घंटा बाद ले जाएंगे न्यायाधीश के पास। तो बेचारे तो नहीं बोलेंगे अपराधी को, तो अपराधियों को इन सब चीजों का ज्ञान होता ही नहीं है। जो भी अपराधी होता है वो क्या होता है, निरक्षर होता है, कम बुद्धि है जब भी तो अपराध कर रहा है ना। तो लेकिन जो साथी अपराधी होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे गिरफ्तार होते हैं साथ में किसको लेके चलते हैं, वकील को लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो फिर वकील क्या करता है, अपने रास्ते बताता है, ठीक है ना। वो जब बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा न्यायाधीश के समक्ष, तो वहां पर भी खड़ा हो जाएगा वो वकील पुलिस के अगेंस्ट, और न्यायाधीश को क्या करेगा, बताएगा कि मेरा जो वो क्लाइंट है उसको गलत क्या किया है, गिरफ्तार किया है, तो जमानत भी दे सकता है न्यायाधीश, ठीक है ना। अब बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है किसी को। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हेबियस कार्पस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हेबियस कार्पस। बताओ आगे बोलो जल्दी, 1 घंटे की क्लास हो गई पता ही नहीं लगा, जल्दी बोलो। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। यस क्या सर। आया बताओ। व्यक्ति यदि छुट्टी आ जाएगी तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बोलोगे। अंजलि है क्या ऑनलाइन? अंजलि ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन हो गई? सर मैं ऑनलाइन हूँ। हाँ क्या बोलोगी अंजलि, पूछेगा ना इंटरव्यू बोर्ड तुमसे पूछेगा छुट्टी आ गई तो क्या करोगे, क्या जवाब होगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये बोलेगा वो, पुलिस ने किसी अपराधी को क्या किया है, गिरफ्तार किया है ना, FIR दर्ज हो गई उसके विरुद्ध, है ना, और FIR दर्ज हो गई, 24 घंटे में उसको क्या करना है, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना है ना। रात की 12 बजे गिरफ्तार किया तो रात को तो ले नहीं जाएंगे, न्यायालय खुलेगा ही नहीं रात को, तो और अगले दिन खुलेगा वो। अगले दिन छुट्टी आ गई तो फिर क्या करेंगे, बस इतना सा पूछेगा वो। अगले दिन वो बोल देगा गुड फ्राइडे है और शनिवार को कोर्ट बंद रहता है, रविवार को भी कोर्ट बंद होता है, तो फिर सोमवार को करोगे, ये पूछे। सर आपने बताया ना कि FIR दर्ज नहीं करेंगे वो। FIR, लेकिन मान लो अपराधी के साथ वकील भी आया, तो अपराधी के साथ तो वकील भी आया, वो कहेगा करो ना FIR, जल्दी से करो। सर आपने कहा ना वो जर्नी का टाइम नहीं उसमें इंक्लूड होगा। तो जर्नी वाली तो बात आई नहीं रही ना, रात को गिरफ्तार हुआ तो रात को तो कोर्ट बंद है, जर्नी की बात ही नहीं आ रही, अगले दिन छुट्टी है। यस सर। अभी तुम चली गई थी क्या जब मैंने समझाया? नहीं सर मैं यही थी, बस थोड़ा काम करते करते सुन रही थी। हाँ सर, यही तो दिक्कत आ रही है, क्लास जैसा नहीं लोगे तो फिर ऐसे ही होगा ना, मैं सब चीजें बंद सर करके मेरे को और देखो कोई पूछना था। तो क्लास जैसा नहीं लोगे तो दिक्कत आएगी ना। नहीं सर वो वाली बात नहीं सर, खाने का टाइम था थोड़ा इसलिए। टाइम निकालना पड़ेगा, जब तक यही क्लास रहेगी होता हमेशा 10:30 से हम चलेगी क्लास। सर मैं मैनेज कर लूंगी। सर मैं मैनेज कर लूंगी। सर तो बताओ तो दूसरा फाइल तुम बताओ क्या है, क्या होगा फाइल, बताओ। सर आपने ये बोला कि एक जज तो मौजूद होगा ही कोर्ट में। ये कोर्ट में हमेशा क्या होता है, एक न्यायाधीश होता ही है भले छुट्टी हो। सर लेकिन एक बार समझ नहीं आई, आपने जैसे बोला कि कोर्ट बंद रहेंगे छुट्टी रहेगी, तो सर एक जज तो रहेगा ही, तो सर उसको बंद कैसे बोलेंगे, हम यही बोलेंगे ना कि कोर्ट चालू है। लेकिन वहां तो 100 जज थे ना, 100 जज में से एक को यदि आपने वो सिर्फ कौन सा मामला देखेगा, वो सिर्फ वो वाले मामले देखेगा जो FIR दर्ज हुई है, जिनको 24 घंटे में क्या करना है, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना, बाकी चीजें थोड़ी देखेगा वो। समझ में आई बात, बाकी बात नहीं देखेगा वो छुट्टियों में। एक प्रकार से तो बंदी हुआ ना, वो तो वैकल्पिक व्यवस्था है आपकी। 24 घंटे वाला क्लास को क्या करना, पूर्ण करने के लिए आपने क्या किया, 99 को तो छुट्टी दे दी ना, 100 में से 99 को छुट्टी दे दी, एक आ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो तो बंदी कहलाएगा। कोर्ट के जो जितने भी दूसरे वाद है वो थोड़ी चलेंगे शनिवार रविवार को। कोर्ट में जो हजारों केस चल रहे हैं वो शनिवार रविवार को थोड़ी सुने जाते हैं, वो छुट्टी के दिन थोड़ी सुने जाते हैं, तो बंदी कहलाएगा ना। वो व्यवस्था किसके लिए की है, वो एक जो जज बैठा है वो काहे के लिए बैठा है, वो सिर्फ 24 घंटे में बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, बस एक ही काम सौंपा है उसको। बस हो सकता है उस दिन कोई ऐसा थाने में कोई ऐसी FIR ही नहीं आया शहर में,
तो वो शाम में सुबह आएगा 10 बजे, शाम में 5 बजे क्या 5:30 बजे घर भी चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठा रहेगा तो दूसरे केस में लड़ने, दूसरे केस को क्या करने लगेगा, सुनने लगेगा। उसको, उसका काम क्या है, न्यायाधीश का काम क्या है कि जो केस चल रहा है उनकी सुनवाई करना। तो जो रोजाना के केस है वो थोड़ी सुन रहा है, उसको एक अतिरिक्त काम ये दिया गया एक जज को कि जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको क्या करना है, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना। तो कोर्ट तो बंदी है ना, क्योंकि कोर्ट में तो सैकड़ों की संख्या में क्या होते हैं, जज होते हैं। सैकड़ों में से एक को बिठा लिया तो कोर्ट चालू थोड़ी कहलाएगा, कोर्ट की दूसरी कार्रवाई थोड़ी हो सकती है उस दिन। कोर्ट में 50 तरह के काम होते हैं, कभी जाना ऐसा लगेगा तुमको बिल्कुल कि क्या कर रहे हैं लोग, समझ में ही नहीं आ रहा। देखा ना कैसी भीड़ रहती कोर्ट में, कितने काम रहते हैं। लेकिन शनिवार रविवार जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे एक वो बैठा मिलेगा न्यायाधीश, और पुलिस वाले कुछ मिलेंगे और किसी अपराधी को लेते हुए आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो कोर्ट पूरा सुनसान मिलेगा। तो बंदी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बोलो। अगला सवाल पूछो कुछ, अब समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, अदरवाइज ये बस बात यहीं खत्म हो जाती है, पढ़ते तो हो ही नहीं। पर अभी सर सवाल तो आपने तो ऐसे बोला कि खतरनाक रात, बनते हैं। हाँ बोलो। सर आपने तो बोला था कि रात को कोर्ट मतलब 12 बजे यदि करते हैं, बंदी बनाते हैं, तो रात को तो कोर्ट बंद रहेगी ना सर, और अगले दिन छुट्टी है, तो सर उसका आंसर है ना, अभी तो 24 घंटे है ना, सुबह 10:30 बजे तो 12 घंटे होंगे। सर मान लीजिए 11 बजे रात को किसी को मतलब अरेस्ट किया है और रात को हाँ, कोर्ट बंद है, फिर अगले दिन अपन अगले छुट्टी दिन आ तो गई। चालू है ना, अगले दिन छुट्टी आ गई तो वो बैठा तो है। अच्छा हाँ ठीक है सर। वही तो तुम चले जी गए ना सर। खाना खाने। नहीं सर, मैं सुन रही थी सर, मैं सुन रही थी, पूरा तो एक मैं बैठा समझ रहता रही है, थी। एक जज को इसी काम के लिए बिठाते हैं। जी सर। एक जज को इसीलिए बिठाते हैं कि कोई बंदी बनाया गया शहर में तो उसको उसको उसकी जांच करे, वो जमानत देना है कि उसे जेल भेजना, वो उसको इतना ही जी काम सर। है बस, है ना। बाकी तो इंडियन की छुट्टी, जी। अगर हम जी सर। ऐसा है। ये हाँ हेलियस हाँ। कार पर समझ आ गया, बंदी प्रत्यक्ष। अगला है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है, बोलो। न्यायालय आदेश देगा। नहीं ऐसा है, ये है इसका अर्थ। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। किसको आदेश देते हैं, किसको आदेश देते हैं। जब कोई अधिकारी हाईकोर्ट। अपना काम सर लोक सेवा अधिकारी को, पब्लिक ऑफिसर को। पब्लिक सर्वेंट को, जो पब्लिक सर्वेंट को बोल सकते हो लोक प्राधिकारी को, हिंदी में क्या बोलोगे, लोक प्राधिकारी को। अभी सब कठिन वर्ड बता रहा हूं मैं, तुम्हारी भाषा में बोलो तो सरकारी कार्मिक को या कर्मचारी को या अधिकारी को। अधिकारी बोलो पहले, अधिकारी या कर्मचारी। अधिकारी बोलो, कर्मचारी तो काम करने वाला होता है, अधिकारी के पास ही अधिकार होते हैं। सरकारी अधिकारी, ठीक है। हम आदेश देते हैं किसको, लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी यानी सरकारी अधिकारी, कलेक्टर हो गया, कमिश्नर हो गया, जॉइंट डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, प्रिंसिपल हो गया तुम्हारा, है ना, कॉलेज का, ये सब अधिकारी। उनके अधिकार क्षेत्र में जो काम है वो अधिकार क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग प्राधिकारी जिसके प्राधिकार में जो काम है वो काम करने से वो मना कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहाँ चले जाओ आप, कोर्ट चले जाओ। तो कोर्ट क्या जारी करेगा, परमादेश जारी करेगा कि आप ये काम करो क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में है। बात खत्म, ये हो गई बात खत्म। परमादेश किसके विरुद्ध लाया जाएगा, लोक प्राधिकारी के विरुद्ध या पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध। पब्लिक सर्वेंट जब अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित काम को करने से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इनकार कर मना रहा है। कर रहा है, मना कर रहा है। जैसे तुम लोगों के लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए तुम्हारा सामना होता है प्रिंसिपल से, है ना, स्कूल के प्रिंसिपल से तुम्हारा सामना होता है, कॉलेज के प्रिंसिपल से काम सामना होता है। तुमने 12वीं में क्या किए, 80% अंक लेके आए, कॉलेज में एडमिशन लेने गए, अभी तारीख भी नहीं गई है, सब कुछ है ना, फॉर्म भरने की तारीख भी नहीं गई है, कुछ भी नहीं हुआ है, तुमको कह दिया प्रिंसिपल ने कि नहीं होगा एडमिशन तुम्हारा। तुमने पूछा क्यों, तो बोला नहीं मेरे को नहीं पता, बस नहीं होगा तुम्हारा एडमिशन, जाओ। ऐसे में कहाँ जाओगे, कहाँ चले जाओ। अगले दिन आप जब गए, अगले दिन जब आप गए वापिस, तो उन्होंने कह दिया कल तो आखिरी तारीख थी, आप तो कल क्यों नहीं आए, है ना। तो आप बोलोगे हम मैं कल आया था तो आपने मना कर दिया था, तो उसने बोला मैंने कहाँ मना किया। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे साथ। ऐसी स्थिति में क्या है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो काम करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है।
उसके अधिकार क्षेत्र में भी है, ठीक है। या तो वो आपको जस्टिफाई कर दे, कारण बता दे कि आप में ये योग्यता नहीं है, हम सिर्फ 80% वालों को ले रहे हैं, आपके पास 79% है, तो आप संतुष्ट हो जाओगे, हाँ सही है। लेकिन आप सब योग्यता फुलफिल करते हैं, उसके बावजूद आपका एडमिशन नहीं कर रहा है, तारीख दी है, सब कुछ है, ऐसी स्थिति में फिर क्या करना पड़ेगा? अपने पास क्या चारा बचेगा आखिरी? हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे, ठीक है। कोर्ट में क्या करोगे? और जैसे मान लो एमपीपीएससी की परीक्षा होती है, हमने देखा होगा हर बार, सिलेबस से बाहर का क्या पूछ लेते हैं, कई बार सवाल पूछ लेते हैं। सिलेबस से बाहर का तो सवाल नहीं गिराता, क्योंकि जीएस में सब आ जाता है। कई बार उत्तर गलत दे देते हैं, तुमने देखा। जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके दो दो उत्तर कई बार सही होते हैं, कई बार चारों उत्तर ही सही नहीं होते हैं। तब कौन सुनेगा तुम्हारी ऐसे, है ना? अब तुम आयोग के अध्यक्ष के पास जाते हो, तो जवाब ही नहीं देता, वो कहता ठीक है दे दो, आवेदन दे दो हमको, हम करते हैं विचार। तो विचार तो किया नहीं और रिजल्ट घोषित कर दिया उसने, है ना? उसके लोक प्राधिकारी के पास जाओगे, आप सचिव के पास जाओगे, एमपीपीएससी बोर्ड के सचिव सेक्रेटरी के पास गए आप, आपने बोला कि साहब 5 क्वेश्चन के उत्तर ही गलत हैं, तो कहेगा ठीक है दे दो, मेरे को दे दो, लिख दो आवेदन, हम देखते हैं। तो वो देखा रखा कुछ भी नहीं, और 2 दिन बाद रिजल्ट घोषित कर दिया। अब कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे आप ऐसे? आप गए तो थे सचिव के पास, उसने तो कुछ करे ही नहीं, उसको करना था, उसको जांच करनी थी 5 क्वेश्चन की, और उसने नहीं किया, रिजल्ट घोषित कर दिया। तो इससे में आप कहाँ जाओगे? एमपीपीएससी के विरुद्ध कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बोलो। कोर्ट जाएंगे सर। बस कोर्ट में जाओ, कोर्ट ही न्यायालय है हर जगह। जहाँ आपके पास सरकारी नौकरी में गलत हो गया आपके विरुद्ध, और आपका विभाग नहीं सुन रहा है, तो आपको कोर्ट में जाना पड़े, ठीक है। विभाग यदि सुनवाई नहीं कर रहा है आपकी, तो आप कहाँ जाओ फिर? अगली सुनवाई फिर आपकी कहाँ होगी? कोर्ट ही आपकी सुनवाई करेगा, ठीक है। तो परमादेश का मतलब होता है हम अधिकार देते हैं, लोक प्राधिकारी को अधिकार देते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये काम है, आप इस काम को करें, अन्यथा ना किए जाने का उचित क्या करें? प्रस्तुत करें। क्यों नहीं कर रहे हो आप? वो प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो यह काम कर दे, बात खत्म। तो फिर एमपीपीएससी के विरुद्ध यदि आप गए और आपने बताया 5 क्वेश्चन गलत है, तो न्यायाधीश बोलेगा ठीक है, न्यायाधीश बोलेगा कि इनको, एमपीपीएससी को बोलेगा कि क्या कराओ, जांच करा लो, क्या करा लो, तुम 5 क्वेश्चनों की क्या करा लो, विषय क्या करवा लो, जांच करा लो। तो फिर एमपीपीएससी क्या करेगा? कोर्ट दे देगा, एमपीपीएससी को दे देगा, 1 महीने का समय दे देगा कि 1 महीने में क्या करा लो, 5 क्वेश्चन की क्या करवा लो, जांच करा लो। जांच करके विषय विशेषज्ञ बोल देंगे हाँ यार ये 5 क्वेश्चन तो क्या थे, बच्चे जैसा बोल रहे हैं गलत है, तो ठीक है, फिर निर्णय वापिस आएंगे 1 महीने बाद कोर्ट में, आयोग वाले बता देंगे साहब वो 5 क्वेश्चन गलत थे, अब मूल्यांकन हम 100 की जगह कितने से कर रहे हैं, 95 से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेचारे जो बच्चे अंदर बाहर होने वाले थे वो अंदर हो सकते हैं ना, 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। ये इनका हुआ है संभव जब कोर्ट ने क्या किया, आदेश दिया। बच्चे तो पहले गए थे आयोग के पास, आयोग उसी समय सुनवाई कर लेता, जांच बिठा लेता, तो वो जाना ही नहीं पड़ता कोर्ट में। जब विभाग में सुनवाई नहीं होती आपकी, लोक प्राधिकारी के अधिकार में था वो बात, जो कोर्ट ने बोला वही बात काम आप पहले कर लेते, ठीक है ना। कोर्ट ने बोला जब किया आपने और फिर न्याय मिला, वही चीज यदि पहले हो जाती तो फिर बात ही नहीं थी कोर्ट की। तो परमादेश का मतलब होता है जब लोक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र को काम करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय फिर क्या करता है, लोक प्राधिकारी को बोलता है कि आप ये काम करो, क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में है। लोक प्राधिकारी बताए कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। लोक प्राधिकारी बताए कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है, किस कारण से नहीं कर रहा। क्लियर है? बोलो, नहीं आई बात समझ में? परमादेश। तो अगला क्या है, देर हो गई आज, बहुत ध्यान है। अधिकार प्रश्चा। अधिकार प्रश्चा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, क्या अर्थ होता है इसका? क्या शाब्दिक अर्थ है इसका? किस अधिकार से? क्योटो वारेंटो बोलते हैं इसको ना, क्योटो वारेंटो, क्यो वारेंटो ना, क्यो वारेंटो बोलते हैं लैटिन वर्ड। बताओ इसके बारे में कोई जानता है कोई? अधिकार प्रश्न क्या कब जारी करता है, किसके विरुद्ध जारी होता है अधिकार प्रश्न? सर जब 2 अधिकारी एक ही पद पर कार्य करते हैं ना, तो उनके कि दोनों एक जगह कैसे आ गए, तो उनके लिए जारी करता है।
हाँ, मतलब पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध ही होगा ये। किसके विरुद्ध होगा? लोक अधिकारी या अधिकारी। लोक अधिकारी के विरुद्ध ही क्या आएगा आपका? कोर्ट वारंट आएगा। ठीक है, किस अधिकार से? ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति के अधिकार में अधिकार, किसी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का वो काम है ही नहीं और उसने वो काम कर दिया। ठीक है, आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं वो काम और आपने वो काम कर दिया। ठीक है, गैर कानूनी तरीके से आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। कहने मान लो किसी फोर्थ क्लास को कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने क्या कर दिया? चतुर्थ श्रेणी क्या है? कर्मचारी है। उस कर्मचारी को उन्होंने क्या कर दिया? ऑफिसर के नाम से क्या निकाल दिया? आदेश निकाल दिया। तो माना जाएगा क्या वैलिड? नहीं माना जाएगा, क्योंकि अधिकार क्षेत्र में नहीं है चतुर्थ श्रेणी। कहने का मतलब किस अधिकार से आप काम कर रहे हो। यदि कोई लोक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से अलग जाकर या इतर जाकर या विपरीत जाकर या ज्यादा शक्ति का उपयोग करके क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सही बात है, किसी एक को न्याय मिलेगा और एक को क्या मिलेगा? एक के साथ गलत हो गई, सही। ठीक है, तो जिसके साथ गलत होगा वो बताएगा कि लोक प्राधिकारी ने क्या किया? गलत किया, इसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था। ठीक है ना? अभी बात समझ में नहीं आई? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? न्यायालय क्या जारी करता है? अधिकार परीक्षा, अर्थात किस अधिकार से आपने ये काम किया है। इसके अलावा सर एक कई बार क्वेश्चन। होता है एक पद पर 2 मिनट, एक पद पर 2 व्यक्ति आ जाते हैं कई बार। सर एक क्वेश्चन है। एक पद पर, हाँ 2 मिनट, ये एक पद पर जी सर। 2 व्यक्ति आ जाते हैं कई बार। तो मैंने पिछली बार भी एग्जांपल बताया था कि आगर कॉलेज है, आगर का कॉलेज है और उज्जैन का कॉलेज है। ठीक है, आगर कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसका ट्रांसफर कहाँ हो गया? उज्जैन में हो गया। ठीक है, उज्जैन में जो प्रिंसिपल है वो अपनी जगह है ही, उसका ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ। होना ये चाहिए था कि एक देवास में पद खाली होता, देवास में पद क्या होता? खाली होता। आगर वाला आ जाता उज्जैन, उज्जैन वाला चला जाता कहाँ? देवास। और मान लो ऐसा कुछ भी नहीं था, स्थिति क्या है? आगर के प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया, उज्जैन कर दिया, और उज्जैन का प्रिंसिपल अपनी जगह पर है ही, उसे कहीं नहीं भेजा। तो उज्जैन में कितने पद है? प्रिंसिपल का एक पद है। एक पद है तो वेतन कितने का निकलेगा? एक का ही निकलेगा। अब एक पद पर कितने व्यक्ति हो गए? 2 व्यक्ति हो गए। 2 व्यक्ति हो गए तो दिक्कत कब तक नहीं आएगी? 1 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों भाई जल्दी वो प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठ जाएगा जो पहले आ गया, वो उज्जैन का प्रिंसिपल। वो ऐसे नाटक चलते रहेंगे। कब तक चलेंगे ऐसे नाटक? 1 महीने तक चलेंगे। जब तनख्वाह की बारी आएगी तो जो पहले से मौजूद प्रिंसिपल है उसी को तनख्वाह मिलेगी, बाद वाले को तनख्वाह मिलेगी। ऐसी स्थिति में फिर बाद वाला कहाँ जाएगा? क्योंकि उसको तो क्या है, शासन ने भेजा है ना, आगर से कहाँ भेजा है? उसकी क्या गलती है? उसको तो आगर से उज्जैन भेजा, उसको भी तनख्वाह दो। उज्जैन वाले भी कुछ व्यवस्था करो, उज्जैन वाले को या तो आगर भेजो या कहीं और जगह खाली हो तो वहां भेजो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? जो भी पीड़ित होगा वो क्या कहाँ जाएगा? फिर न्यायालय जाएगा। क्योंकि विभाग तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। महीना भर हो गया ना, विभाग सुनता होता तो कुछ कर देता। जिस दिन आगर का व्यक्ति उज्जैन आया था उसी दिन उसने विभाग को बोल दिया था कि यहाँ पे एक ही पद का वो है, वेतन निकलना है, और विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है, विभाग ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो फिर क्या होगा? एक व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? न्यायालय चला जाएगा। तो फिर न्यायालय कहेगा किस अधिकार से आपने ये व्यवस्था की है, किस अधिकार से? तो फिर विभाग क्लियर करेगा। विभाग करेगा कि हाँ हम ऐसा करेंगे, कभी जो उज्जैन वाला है ना इसको कहाँ भेज देंगे? अगर भेज देंगे, या उज्जैन वाले को हम पास में जो है देवास भेज देंगे, या फिर ये जो अदला बदली हुई है ये इसको ही क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, हम किसी को नहीं भेज देंगे। क्लियर करना पड़ेगा विभाग को, ऐसा काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पद पर 2 व्यक्ति रहेंगे, दोनों की तनख्वाह तो निकलेगी नहीं, तनख्वाह तो एक की निकलेगी। तो जब किसी एक पद पर 2 व्यक्ति क्या हो जाते हैं? काबिज हो जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय भी क्या करता है? क्लियर करता है इन चीजों को विभाग से। ये भी इसके अंतर्गत आता है अधिकार प्रशासन। और कोई लोक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से इतर जाकर या अधिक अधिकारों का उपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में भी अधिकार परीक्षा के माध्यम से न्यायालय लोक प्राधिकारी से क्या करता है? पूछता है कि किस अधिकार से आपने क्या किया है, ये काम किया है। अब आप बताओ। हाँ आप बताओ अंजलि, क्या सवाल? अधिकार परीक्षा क्लियर हो गया? जी बताओ अंजलि, क्या कर सवाल था? हेलो। अंजलि फिर चली गई। दूसरा परमादेश है कि जैसे हाँ बोलो, मैं तो सुन रहा हूँ।
मंदिर प्रतिष्ठा में सर परमादेश और नेटवर्क की अधिकार प्रॉब्लम आ रही है। अरे आवाज मेरे को तो बोल दो हेलो बोल दो सर मेरा आवाज आ क्वेश्चन रही ये है कि जैसे जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पीएससी लोक सेवा आयोग यदि परीक्षा कंडक्ट करता है और उस जिले में कलेक्टर उसको कंडक्ट करने से मना कर देता है नियत तिथि को, हाँ। तो क्या ये उस अधिकार क्षेत्र है वो आयोग पर अतिक्रमण नहीं हो जाएंगे क्या? तो वो सही होगा क्या? वो जस्टिफाई करेगा ना कलेक्टर। कलेक्टर जस्टिफाई करेगा, मना नहीं कर सर सकता जैसे ना, वो सही बात है, मना नहीं कर सकता, लेकिन उसके पीछे वो जस्टिफाई करेगा कि कोरोना चल रहा है। मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। हाँ सर वही वो वही बताएगा। हाँ वो समझ गया मैं तुम क्या कहना चाहती हो कि वो प्री की परीक्षा क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सीधी बात है, वो बिल्कुल है, वो बिल्कुल अतिक्रमण ही कहलाएगा। लेकिन यदि उसने मना किया है, कलेक्टर ने काम करने से मना किया है, तो उसके पीछे वो जस्टिफाई भी करेगा ना, कि जस्टिफाई करेगा वो कि क्यों मना कर रहा है। वो मना इसलिए करेगा, वो कहेगा कि होम मिनिस्टर ने आदेश दिए हैं। होम मिनिस्टर नहीं, गृह मंत्रालय से क्या आए, आदेश आए, ठीक है ना, कि किसी भी तरह के कॉलेज को नहीं खोलना है, स्कूलों को खोलना नहीं है, परीक्षाएं नहीं लेना है, वो आदेश बता देगा गृह मंत्रालय का कलेक्टर। तो उससे बड़ा तो कुछ होगा ही नहीं, आयोग भी बड़ा होगा कि गृह मंत्रालय का आगे। या तो गृह मंत्रालय से क्या करवा दो, वो आदेश निरस्त करवा दो, तो कलेक्टर को कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने कहने का मतलब जस्टिफाई करेगा, कलेक्टर जस्टिफाई करेगा ना कि वो परीक्षा क्यों नहीं ले रहा है। तो यही कहेगा कोरोना अभी पूरी व्यवस्था रोड पे लगी हुई है ना, पर सर कोरोना के एक नियमों जिले का में करवा रही है, जनता से पालन करवा रही है, परीक्षा कहाँ से ले लें? हर चौराहे पे तो पुलिस खड़ी करना पड़ रही है, और 4 लाख बच्चों की हम परीक्षा कैसे करवाएंगे? ठीक है कि नहीं? और संडे को तो लॉकडाउन भी होता है, और परीक्षा संडे को होती है, तो संडे को पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभालेगी लॉकडाउन में कि परीक्षा करवाएगी आपकी? समझ में आ रही ना स्थिति? तो बेचारा उसकी भी स्थिति जस्टिफाई करेगा ना, इतने सारे आपको दे देगा सरकार को, शासन को इतने सारे वो बता देगा कि आयोग भी मान लेगा कि हाँ सही है। छोटे जिले हैं, जैसे मान लो आगर है, आगर जिला है, वहां पे मान लो 25 ही कर्मचारी, वहां 25 ही पुलिस वाले हैं। अब 25 पुलिस वालों से आप संडे लॉकडाउन का पालन करवा लोगे कि उनसे 20,000 बच्चों की परीक्षा दिलवा लोगे? संभव है क्या? यस सर। अगर में कम से कम 20 केंद्र बने आपके, तो 20 केंद्र पे आपने 2-2 पुलिसकर्मी भी करे तो 40 पुलिसकर्मी कहाँ से लाओगे? क्योंकि हर जिले में परीक्षा होना है, 52 जिलों में परीक्षा होना है। तो कहने का मतलब कलेक्टर यदि मना कर रहा है तो उसके पीछे उसका क्या है, औचित्य है, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई कर रहा है अपने निर्णय को, ठीक है। आयोग को कोई आयोग के ऊपर नहीं जा रहा है, आयोग तो संवैधानिक संस्था है, आयोग की बात तो मानना ही है उसे, कलेक्टर को। पर कलेक्टर यदि स्थिति में ही नहीं है बेचारा कराने की, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, पुलिस ही नहीं है, तो कैसे कराएगा? कॉलेज के सभी जितने भी प्रोफेसर है वो सब छुट्टी पे है, आपने कॉलेज चालू ही नहीं कराए, परीक्षा लेने कौन आएगा? तो आपने ड्यूटी जिनकी लगाई वो सब घर बैठे हुए हैं, है ना, ठीक है। उसमें बहुत को कोरोना हुआ है, आपने ड्यूटी लगा दी 10 लोगों की, 6 को कोरोना हुआ है सर ये मामला, ऐसी कई स्थितियां बनती है। तो वो सब चीजें को ध्यान में रखकर ही कलेक्टर क्या करेगा, अनुमति देगा। कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी है उससे, फिर क्या को मना करेगा? ये होता जस्टिफिकेशन, औचित्य चलता है प्रशासन में, है ना, औचित्य देना पड़ता है हर चीजों के पीछे, औचित्य दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। अगला है आपका अधिकार पश्चा हो गया, परमादेश हो गया, बंदी प्रदर्शीकरण हो गया। अब 2 और बचे हैं, कल बात करेंगे, और आगे और बात करेंगे कल ही। क्लास लंबी हो गई, 1.5 घंटे की क्लास हो गई, है ना। तो कल किस पे बात करेंगे हम? उत्प्रेषण पे और प्रतिषेध पे। इसके अलावा हम जनहित याचिका पे बात करेंगे कल, इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियली रिव्यू पे बात करेंगे, ये भी इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो कल के विषय इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है? तो कल हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। तो कल थोड़ा सा पढ़ के आना, जनहित याचिका पढ़ लेना और अपना उत्प्रेषण पढ़ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करें, बोलो, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।